हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऑलरेडी बजट की काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि बजट का इनैक्टमेंट कैसे होता है एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर द बजट। देखिए, बेसिकली वंस द बजट इज़ पास्ड, मान लीजिए एक बारी बजट जो है वो पास हो गया तो इट गेन्स लेजिटिमेसी कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको बजट के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा और बजट को ही मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, एक बारी जब बजट की पूरी फाइनल प्रिपरेशन यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री कर लेती है और उसके बाद उसे बहुत सारे स्टेजेस से पार्लियामेंट हाउस में गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही वो बजट पास होता है। एक फैक्ट जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि लोकसभा का जो है वो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं बजट को लेकर और राज्यसभा हैज़ अ वेरी मिनिमल रोल टू परफॉर्म ओवर द बजट, राइट। तो सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि विद द प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वो 1 फरवरी को जो है वो लोकसभा में बजट प्रेजेंट करता है। और 2017 से पहले बजट जो है वो फरवरी के लास्ट डे पे किया जाता था, लेकिन उसके बाद से ये चेंज आई और 1 फरवरी को हमेशा बजट जो है वो प्रेजेंट किए जाने लग गया। अब जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना जो बजट प्रेजेंट करता है तो वो उसमें पूरी डिटेल्स सबको बताता है लोकसभा में कि कितना जो सरकार है उसका कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर लेंगे लोगों से और किस तरह से वो उसे खर्च करने वाले, किस तरह की पॉलिसीज़ लाके किस तरीके से वो उससे इन्वेस्ट करने वाले हैं। इन सब का पूरा ब्यौरा जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा को देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सबको ये भी बताता है कि क्या उनका ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो किन एरियाज़ में ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं और किन एरियाज़ में वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं। जब एक बारी बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर देता है और उसके बाद जो है बजट जो है वो रिटन फॉर्म में पूरे हाउस में दिया जाता है ताकि लोग उसकी माइन्यूट डिटेल्स तक जा सकें और उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकें। इसी स्टेज पे एक कॉपी जो होती है बजट की वो राज्यसभा में भी भेजी जाती है और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि राज्यसभा का बहुत मिनिमल रोल रहता है, तो वहाँ पर भी वो लोग इसे बजट को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, वो इस तरीके से वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। द सेकेंड इज़ द जनरल डिस्कशन। जब हमारा बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट कर देता है उसके 3-4 दिन के बाद जनरल डिस्कशंस जो है वो दोनों हाउसेस में स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि 3-4 दिन के लिए ही कंटिन्यू होती हैं। बेसिकली इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो बजट का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट या बजट को एज अ होल या फिर क्लॉज बाय क्लॉज या टोटली किसी भी तरीके से वो उसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी मेंबर जो है वो मोशन जो है वो नहीं उस पर ही इज़ नॉट अलाउड टू मूव अ मोशन एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे जो डिस्कशन का जो स्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है। इसमें सिर्फ जनरली वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं लेकिन दे डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेम। जनरल डिस्कशन जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, इवन इंडियंस वर ऑल्सो देयर, लेकिन दे डोंट हैव द राइट टू वोट, लेकिन वो जनरल डिस्कशंस का पार्ट हो सकते थे और वो इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते थे। इसके साथ हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है कि अब जनरल डिस्कशन का पॉइंट भी ओवर हो चुका है। द नेक्स्ट इज़ द डिपार्टमेंटल स्क्रूटिनी। देखिए, आफ्टर द बजट इज़ बीइंग डिस्कस्ड फॉर 3-4 डेज इन बोथ द हाउसेस, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का वो जो है वो अनाउंस करता है एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। एडजॉर्नमेंट मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जब उसे रोका जाता है काम को, उसे एडजॉर्नमेंट कहते हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्तों का हो सकता है। इनमें जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स यानी कि वही जो एस्टीमेट दिया होता है ना उन लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर का, वो बेसिकली डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ या फिर जो कंसर्न स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उन लोगों को वो एस्टीमेट जो है वो भेजा जाता है एंड दे वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। देखिए, 2004 तक जो हमारी पार्लियामेंट है इसके पास 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जिसमें लोकसभा का स्पीकर जो है वो हर एक स्टैंडिंग कमेटी में 21 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट करता है और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो बेसिकली उसमें 10 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट करता है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि जो भी एस्टीमेट उन्हें दिया गया होता है वो लोग उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ द वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अब डिमांड ऑफ ग्रांट्स तो हो गया कि हमने डिमांड वो एस्टीमेट जो डिपार्टमेंट से हमें मिला था उसके ऊपर, लेकिन आर्टिकल 113 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कि कोई भी डिमांड या कोई भी चीज़ अगर हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा मांगती है तो इसके लिए वोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लोकसभा में। तो यहाँ पर आती है स्पेशल मेजॉरिटी से उस डिमांड ऑफ ग्रांट का पास होना। मान लीजिए अगर 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज़ प्रेजेंट इन वोटिंग, अगर वो पास हो जाता है तो वो जो एलोकेशन है या फिर जो भी वो पैसे की डिमांड है वो उन लोगों को उस तरीके से वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को डिपार्टमेंट्स को पैसा जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है।
ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। ये फाइनल है, जब बजट पास हो गया तो फिर बजट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस स्टेज में जो गवर्नमेंट है वो जो भी प्रोग्राम्स, जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने उसमें लिखी हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी टैक्सेस और रेवेन्यूज़ उन्होंने कलेक्ट करने की बात की है वो लोगों से कलेक्ट भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ कि पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, तो अब वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदड्रॉ भी करा सकते हैं। और जो लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कहा था कि